बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत सारी खबरें इस दौरान चलती रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, स्पोर्ट्स की दुनिया से और भी मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ शामिल करनी है। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान में एक कामयाब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके लिए मेरे ख्याल से पूरी कौम को मुबारकबाद हो। बड़ा ही एक ज़बरदस्त मोमेंट था पाकिस्तान के लिए जब आप कम्युनिटी ऑफ नेशंस या दुनिया में डिप्लोमेसी की बात करते हैं। बहरहाल स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपसे मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच की बात करनी है जहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुस्तहकम है और इसका सारा क्रेडिट मेरे ख्याल से जाता है कामरान गुलाम और साजिद खान को। दोनों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में एक वाज़े बरतरी दिलाई और उसके बाद अब तक हम यही देख रहे हैं कि अब तक के स्कोर के मुताबिक पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हैं, 206 रन अब तक बना चुके हैं। द लीड इज़ 281। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक रही है। इंग्लैंड जो था वो लग ही रहा था कि काफ़ी सॉलिड तरीके से स्टार्ट ले चुका है। जिस तरीके से बेन डकेट खेले, बहुत ही शानदार इनिंग्स थी, उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई। लेकिन उसके बाद जब साजिद ने बॉलिंग करना शुरू की, क्या शानदार बॉलिंग की। और अब सवाल बार बार यही होता है कि कहाँ थे साजिद। और अपने उन्होंने एक पोस्ट डे उस इंटरव्यू में भी कह दिया कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं ड्रॉप हो जाता हूँ। तो अब खदशा मैं यही सोच रहा था देना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। ये सवाल जो है इसका जवाब हमें आज मिल गया है। और उसके बाद जब दूसरा सवाल हम करते हैं वो ये था कि क्या पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बन सकती हैं, तो आपने देख लिया बन गई हैं। एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने यह बात भी की कि आप स्क्वायर को इतना ड्राई रखें कि आप वहाँ से रिवर्स भी एक्सट्रैक्ट करें, स्पिन भी एक्सट्रैक्ट करें। तो अगर उनको ये बात समझ आ रही है तो बाकी लोगों को क्यों समझ ना आई इतने अरसे में। और मेरे ख्याल से ये एक पूरा क्राइटेरिया हमें अब डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक और मेरे ख्याल से सवाल था कि हमारी टीम में डोमेस्टिक टैलेंट को तरजीह हमने किस मौके पर देनी है। तो कामरान गुलाम का केस हो या साजिद का केस हो, मैं और स्टूडियो में और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से इस केस को लेकर चलते रहे हैं। ख़ास तौर पर कामरान गुलाम की तो हर दफ़ा बात हुई है। साजिद का हम सवाल पूछते थे कि कहाँ गए हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता था। लेकिन मेरे ख्याल से अब दोनों परफॉर्मेंसेज हमारे सामने हैं और यही होता है जब आप अपने डोमेस्टिक को एक मौका उस वक्त देते हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हो। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कामरान के लिए तो फिर भी लेट हो गया। वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे थे। जब उन्होंने 1200 रन कायद आज़म ट्रॉफी में किया तो हमने तो तभी कह दिया कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए एटलीस्ट तैयार हैं। लेकिन उनको बेंच पर रखा गया, फिर वो फ्रेंचाइज में जाकर खेलना शुरू हो गई। ये सारी एक और स्टोरी है, लेकिन इस बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान को एक अच्छी लीड है और अभी भी इतने दिनों का खेल बाकी है कि पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच तो जीत सकता है। लेकिन इस टेस्ट मैच को जीतने का कहीं भी ये मतलब नहीं होगा कि हमारे जो कुछ बैटर्स अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसमें कप्तान भी शामिल है। इन तमाम चीज़ों को ज़रा तनकीद की निगाह से देखना होगा और आज तफसील में इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स का आगाज़ आज से होने जा रहा है। पहले सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा और दोनों टीमें जो हैं वो भरपूर तरीके से तैयार है। इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट से बाहर होना एक बहुत बड़ा अपसेट था। इंग्लैंड टीम बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से उस ग्रुप में बाकी टीम्स ने परफॉर्म किया, एक शानदार कारकर्दगी रही। और साउथ अफ्रीका के लिए तो एक मिरेकल जर्नी है। उनको हमेशा मेंस क्रिकेट में तो चोकर्स का टैग लगाया जाता था, लेकिन जिस तरीके से वो क्वालिफाई कर गए इंग्लैंड के बाहर होने से मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त स्टोरी बनेगी। और लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त क्लियर फेवरेट्स हैं जीतने के लिए, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपसे बात करनी है ICC प्लेयर्स की जो टेस्ट रैंकिंग्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। इंग्लैंड के जो रूट पहली पोजीशन पर है, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरी पोजीशन पर और भारत की बात करें तो जायसवाल जो है वो तीसरी पोजीशन पर डोमिनेट कर रहे हैं। रैंकिंग्स में बाबर और शाहीन की जो रैंकिंग्स हैं वो उसमें काफ़ी फ़र्क ज़रूर आया है। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पर रैंकिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ गुड कि अगर आप देखते हैं कि रैंकिंग्स में टॉप परफॉर्मर्स जो हैं वो मौजूद हैं तो एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है उन प्लेयर्स को भी और बाकियों को भी एक लैडर मिल जाती है, एक थ्रेशोल्ड मिल जाता है जिसको उन्होंने टच करना है। उसके बाद आपसे बात करनी है चेयरमैन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान ना जाने पर हाइब्रिड मॉडल अपनाने का इम्कान जाहिर किया है। ये इंग्लिश बोर्ड का कहना था, लेकिन इस बारे में बहुत सारी बातें गुफ्तगू चलती रही है। एक जगह पर यह भी बात की कि अगर भारत नहीं आता तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, ना सिर्फ हाइब्रिड मॉडल बट मेरे ख्याल से हमारा स्टांस बार बार मैं हर शो में ये यकीन दहानी आपको कराता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बहुत वाज़ेह है। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान में होनी है और भरपूर तरीके से पाकिस्तान में होनी है। तो इस पर पाकिस्तान ने कोई प्लान B, C वगैरह किसी की कोई बात नहीं की और ना होने जा रही है। जिस चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस पर बार बार ये जाहिर किया है कि हम अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और लगता यही है। मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि मुझे लगता है कि जो जो टाइम नज़दीक पहुँचेगा तो भारत की भी कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है। तो इस बारे में ज़रूर जो है हम बात करेंगे। तमाम मैचेस जो हैं पाकिस्तान में खेले जाने हैं, वेन्यूज़ की तैयारी पूरे तरीके से जारी है, उसकी भी अपडेट्स चलती रहती हैं, तो इस बारे में आपको आगाज़ ज़रूर करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीतने के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम पाकिस्तान पहुँच गए हैं
बहुत ही ज़बरदस्त इनकी फ़ाइट थी, एक कमबैक फ़ाइट थी। बलूचिस्तान के जो मशीर खेल हैं उन्होंने दीगर जो कुछ ओहदेदार हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उनके साथ इनका इस्तकबाल किया। और वसीम की बहुत शानदार जर्नी है। मेरे ख्याल से आप जब वसीम की बात करते हैं, पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में नुमाइंदगी करना हो, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मुकाबले जीत कर लाना हो, बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्सर हैं। काफ़ी अरसे से सर्किट से आउट थे, वापस ट्रेन किया, एक कमबैक किया और बहुत ही शानदार कारकर्दगी इनकी रही। फाल्कन वसीम के नाम से इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इनको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले पैनल से आपको तारुफ कराते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एंकर भी हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे तजियाकार भी हैं जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, खुद भी अपनी एक ज़बरदस्त अकेडमी चलाते हैं, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। जब आप हमेशा बात करते हैं कि ग्रास रूट से प्लेयर्स लेकर आने, जनाब ज़हूर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़हूर साहब? ठीक है, आप? बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, आप हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले अवैस, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट पर जाने से पहले आज एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि भारत की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु होम टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में आउट होगी। 46 रन ऑल आउट अवैस। तो पहले तो मतलब एक बार हमने सोचा कि ये हुआ क्या है, फिर जब हमने देखा तो पता लगा कि वाकई सूरत हाल यही है। मैं भी स्टार्ट्स पढ़ रहा था जब आप अपना इंट्रो करवा रहे थे, तो इंडिया 46 जो सा लोवेस्ट है कब किसी भी टीम का हिस्ट्री के अंदर जिसने पहले बैटिंग करने की कोशिश की, वो भी अपनी होम कंडीशंस के ऊपर। अगर बात करें इस वक्त मैट हेनरी की स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, पहले 13 टेस्ट मैचेस के अंदर मैं भी रिकॉर्ड उनका देख भी रहा था, 31 विकेट्स। दूसरे का 13 टेस्ट मैचेस की बात करूँ तो 68 विकेट्स। ये बताते हैं कि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलते हो, मैट हेनरी की बात करें, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे उसको आप देखते हो कि टेस्ट मैच आगे आगे बढ़ता है, उसकी पेस डिक्रीज नहीं होती, उसकी पेस इंक्रीज होती है। और जिस तरीके से आपको पता है कल, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी थी पूरा दिन, वहाँ पर पहला दिन जो उनसे वेस्ट हुआ था, दूसरे दिन में डैम्पनेस थी, लेकिन थोड़ा सा आपको नजर आ रहा था मूवमेंट और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की है। इंडिया की बैट्समैन की बात करें, वो स्टिल मुझे लगता है जो 297-96 किया था उससे निकले नहीं थे। बांग्लादेश वाले मामले से वो ज़्यादा समझ रहे थे कि T20 होगा, उनको ये नहीं पता था कि न्यूजीलैंड टीम है, अच्छी साइड यहाँ पर है। पेस पैट्री की बात करें, दूसरे फास्ट बॉलर की बात करूँगा, नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेना, उन्होंने जिस तरीके से नबी तुली बॉलिंग की है, लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे लगी थी विद द पेस, बाउंस को अच्छा एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन अहमद भाई जो मूवमेंट थी, खास करके विकेट से आपको पता है जब डैम्पनेस हो तो मूवमेंट थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलती है। ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी वहाँ पर इंडिया के अंदर, बेंगलुरु पे फास्ट बॉलर्स को तो ज़्यादा सूट करती है उनकी रणजी ट्रॉफी में, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए इंडिया को नहीं देखा, स्पेसिफिकली ऑन दी होम कंडीशंस। मुझे पता है लोग ये बात कर रहे थे कि ये 46 पे आउट हुए हैं, 48 पे तो न्यूजीलैंड की टीम भी लगेगी, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम की आप बात करें, एग्रेसिव स्टार्ट था वहाँ पर, आपको पता है कॉनवे भी मौजूद हैं, वो एक लेके ज़बरदस्त इनिंग्स को आगे लेके चले, लेकिन इंडिया अंडर द रडार है। स्पेसिफिकली विराट कोहली की बात करूँ, शुभनाम गिल वॉज ब्रिलियंट विद 20 रन ज़रूर करूँगा, लेकिन 6-0 ये लिटरली बहुत है, क्योंकि हम पे लोग हंस रहे थे कि ये हुआ किया आप लोगों ने पहले टेस्ट मैच के अंदर, पहले अपना खुद देख ले होम कंडीशन में क्या हालात हुए। अच्छा शाह जी, आप भी शो से पहले बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि अश्विन कुछ चीज़ें हमें बता रहे थे, लेकिन शायद वो चीज़ें वहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और आज एक आप भी क्योंकि स्टैट्स को बड़े करीबी से फॉलो करते हैं, आप लिखते भी हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया का दूसरी बार लोएस्ट टोटल है। इससे पहले तो 1955 की बात है जब न्यूजीलैंड ने 26 रन किए। क्रिकेट की मॉडर्न डे क्रिकेट हिस्ट्री से तो बड़ी पुरानी बात है ये। देखिए, बड़ा आज एक्शन पैक डे था इंडिया में, और कोई जिस तरह अब इंडिया खेला बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जिस तरह इंडिया खेला रिसेंटली, तो वो इंडिया की एक जो हाइप क्रिएट हुई थी कि बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग टीम है। फिर उनके प्लेयर्स की ट्वीट्स आ रही थी, उनके प्लेयर्स के कमेंट्स आ रहे थे पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान को इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह खेलना चाहिए, बैटिंग पाकिस्तान की नहीं चल रही। दिस इज़ क्रिकेट। अश्विन को ज़रूर, अश्विन ने एक दो ट्वीट्स किए, एक दो उन्होंने वीडियोज़ वहाँ पे सोशल मीडिया पे जारी की। ये देखें, ये क्रिकेट है। अगर आप कोई भी टीम इजी लेके खेलेगी, सीरियस नहीं खेलेगी, तो उसका वही हाल होना आज जो इंडिया का हाल हुआ है। 5 प्लेयर 0 पे आउट हुए हैं, बड़े माने जाने प्लेयर जिसमें विराट कोहली शामिल है, राहुल शामिल है, इस तरह के प्लेयर 0 पे आउट हुए। और ये मेरा ख्याल है एक लंबा फिक्री होना चाहिए इंडिया के लिए। क्यों कि वो अपनी मर्जी की विकेट्स पे तो अच्छा खेलते हैं, और शायद वो उनको ये भूल गया था कि है टीम वही है पुरानी, कि जब पेस का टेक आएगा और अच्छा पेस आएगा तो उसके खिलाफ ये स्ट्रगल करेंगे। अब इंडिया ने जाना आगे ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही एक बड़ा बूस्ट मिला उनको, और उनको समझ आई है कि इंडिया तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, कि इंडिया पेस को मीट नहीं कर रहा। हेनरी और ओरिका ने जिस तरह बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और जिस तरह इंडिया ने बिल्कुल फिश कर रहे थे इस तरह आउटसाइड ऑफ स्टंप, और बड़ा ही मुश्किल हो रही थी उनको खेलने में।
थोड़ा बहुत बाउंस ज़रूर था, डैम कंडीशन भी कल की थी क्योंकि सारा दिन बारिश हुई, लेकिन जिस तरह इंडिया खेला लगता नहीं था कि ये वो इंडिया है जिसको हम समझ रहे हैं कि दे आर वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स अराउंड, वो नहीं लग रहा था बिल्कुल। तो क्रिकेट में जी बात यही है कि जब आप सीरियस होकर खेलते नहीं हैं या अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, गेम से बड़ा समझ लेते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि हमने सारे कॉर्नर कवर कर लिए हैं और अब हमने कहीं से निकलना नहीं है, उस वक्त आपको क्रिकेट हिट करती है। बिल्कुल। और वो एग्जैक्टली आज इंडिया के साथ हुआ, 46 रन, और वो भी अपने होम ग्राउंड में, होम क्राउड के सामने। मैं कहता हूँ इससे बड़ी उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट नहीं हो और सकती। कोच का भी पहला टेस्ट असाइनमेंट है जी, पहला टेस्ट है उनका भी, पहला टेस्ट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट तो खेले गंभीर, लेकिन उनका जो असाइनमेंट टेस्ट क्या है वो बड़ा खतरनाक मतलब हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन बड़ी अच्छी पोजीशन में न्यूजीलैंड 100 से ज़्यादा की लीड ले ली। अब जब हम देख रहे थे तो 2 ही खिलाड़ी उनके आउट थे, और न्यूजीलैंड ने बताया कि इंडिया बैटिंग लाइन आप किसी वक्त भी उनको हिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जूस हो थोड़ा सा विकेट में और अच्छा बॉलर हो, 2 चीज़ें बस। बिल्कुल। ज़हूर साहब, ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ, हमने देखा है कि इंडिया के जो बैटर्स हैं जहाँ पर पेस के साथ स्विंग थोड़ी सी भी होती है वो एक ही चैनल में फंसते हुए नजर आते हैं। शाहजी ने भी बड़ी अच्छी चीज़ की निशानदेही की कि आउटसाइड ऑफ स्टंप फ्लैश करते रहे, जिसकी वजह से ये 46 जैसा कि हमने कहा बड़ा एम्बैरेसिंग टोटल है। देखिए, जो अभी फर्स्ट टाइम शाहजी ने बात की, ये बात ये है, जब स्विंग होती है तो इंडिया फंस जाती है, और इंडिया का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसका रिकॉर्ड देखें पीछे से तो उन्होंने कभी रन्स किए हैं रिकॉर्ड में, लेकिन फिनिश नहीं किए मैच। बड़े मैच उन्होंने लूज़ किए हैं, छोटे छोटे मैच जीते हैं उन्होंने, नाम देखें, इसलिए उनका बड़ा हो गया कि हमारी अपनी क्रिकेट नीचे चली गई है, वरना तो हमारा नाम उनके साथ बिल्कुल ऐसे ऊपर था। बॉलर हमारे ऊपर थे, बैट्समैन ऊपर थे। आप देखें ना, पीछे जाएं, मियादाद, बिल्कुल मलिक, जितने प्लेयर्स गुजरे हैं वो उनसे हैवी थे। मियादाद तो उनसे आउट नहीं होता था, तो उनके पास बॉलिंग कितनी थी, कैजुअल बॉलिंग थी उनके पास। आज अगर न्यूजीलैंड के पास स्विंग बॉलर आए हैं तो उन्होंने उनको, अच्छा, न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि बड़ा जबरदस्त। देखिए, न्यूजीलैंड कम बैक करती है, हमेशा कम बैक करती है। उसको आप सब एक स्टेट पे नहीं रखते, आप उसको नीचे वाले स्टेट पे रखते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर एक टैलेंट है। सिर्फ उनके साथ ये होता है कि उनके प्लेयर अनफिट हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन पे जाके अनफिट होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत म्यार है। उनके पास जो एकेडमी है, उनके पास ग्रास रूट लेवल, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी, वो बड़ी अहम है। हमारे अंदर वो नहीं है। देखिए, वो न्यूजीलैंड जब भी आती है वर्ल्ड कप में, किसी जगह पे भी आती है, न्यूजीलैंड को आप नीचे वाले खाने में रखते हैं। हमेशा आप इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, पाकिस्तान को ऊपर रखते हैं। न्यूजीलैंड हमेशा आपको टफ टाइम देती है, इसलिए देती है कि उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं, और उनके बैट्समैन जितने तेज़ बॉलर होंगे, जितनी तेज़ बॉलर आप उनको कराएंगे, उतने आपको वो हिट करेंगे, क्योंकि वो दिलेर है और नीयत के साफ़ हैं। देखिए, वो कौम नीयत की साफ़ है, साफ़ सुथरी कौम है, और वो काम करना जानती है। हमारे लिए देखिए, आज पाकिस्तान जो खेल रहा है, पाकिस्तान का म्यार अभी आज के मैच पे मैंने देखा, जेल होके खेल रही है पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं सवाल मेरा अगला था, लेकिन अब आपने खुद क्योंकि जिक्र कर दिया, ये क्या वजह है कि एकदम से अब ये चीज़ चेंज हो गई है कि अब वो टीम नज़र आ रही है जो शायद हमें पिछले मैचेस में नहीं नज़र आई? आप देखिए अहमद भाई कि आपने टीम देखी है, जैसे आपने उसका नाम लिया साजिद खान का, ये मैं काफ़ी अर्से से कह रहा था, और जिस एकेडमी में खेलता है उसको भी मुझे पता है, वरमान लाला, जिसका मैंने नाम भी लिया था, उस एकेडमी में खेलता है, ठीक है। और इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब बॉलिंग की, क्या वजह, ये बोर्ड कौन है, ये सियासतदान कौन है, ये पॉलिटिक्स कौन है, जो इस जैसे हीरे बंदे को आपने देखें, रेगुलर बॉलर खिलाया, आपने रेगुलर बॉलर खिलाया, आपने आउट कर दिया। अच्छा, टेक्निकली थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है और हम बहुत अरसे से कहते आ रहे पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर नहीं है, ऑफ स्पिनर नहीं है। फिर मैंने जिस तरह बात की, आप तो खैर बेहतर एनालाइज कर लेंगे एज अ कोच, कि बॉल ग्रिप किस तरह कर रहा था, वो बाउंस कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसने मतलब उस चैनल से आउट किया जहाँ पर आप चाहते हैं ऑफ स्पिनर आपको राइट हैंडर को आउट कर। देखिए, ये उसका जज्बा है, उसकी फीलिंग है। देखिए, वो पूरी उंगली, जैसे तौसीफ अहमद पूरा बॉल पकड़ता था, और उसका बॉल देखें ये पड़ता था। अब वो बॉल जब करता, उसके पेशन देखें, पेशन उसका देखें, सबसे बड़ी चीज़ होती है बॉलर की पेश। वो बॉल करके बताता था कि मैं कहाँ पे गिरा रहा हूँ। देखिए, उसने 3 बोल्ड किए, और उसने ऑफ स्टंप पे बॉल कर रहा था, और लेग स्टंप मिडल पे बॉल बोल्ड हुए हैं, 3 बोल्ड हुए हैं, और उसका ब्रेक जो है बॉडी के ऊपर आ रहा था, यानी जेन्युइन ऑफ स्पिनर आपने खिलाया, तो देखें उसने 7 आउट कर दी। आपने क्या किया है, ऑलराउंडर मिक्स करके, कभी उसको, कभी देखें, ये जेन्युइन बॉलर आपके पास आया है, 2 बॉलर आए हैं, नुमान और वो,
दोनों ने आउट किए हैं, तो इंशाल्लाह ये मैच भी इन्हीं बॉलरों ने विन करना है। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है। आपके सामने लाइव एक्शन आ रहा है मुल्तान से, पीटीवी स्पोर्ट्स पर आप ये मैच बराह रास्त देख सकते हैं। 214 रन पर 8 आउट थे और अभी गालिबन थर्ड मैन पर चौका लगाने में कामयाब रहे हैं। साजिद बारी भी बेहतरीन कर रहे हैं, तो 218 रन 8 खिलाड़ी आउट। सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद हैं और साथ दे रहे हैं साजिद खान। बेन काश जो है वो इस वक्त बॉलिंग करें, एक विकेट उन्होंने हासिल की है। और पाकिस्तान के लिए बैटिंग में बड़ी ज़बरदस्त थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। खासतौर पर मैं नुमान अली का भी कहना चाहूँगा, उनके भी रन्स बड़े वैल्यूबल साबित हुए पाकिस्तान के लिए पहली इनिंग्स में, और आमिर जमाल ने भी कुछ रन्स किए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि टीम जेल होती हुई नज़र आ रही है। बट शाहजी, ये दोनों नाम कामरान गुलाम और साजिद, आपने भी बारहा इन नामों को दोहराया है और आज हमने देखा कि इस टेस्ट मैच में एकदम से नई एनर्जी नज़र आना शुरू होगी। और बात मेरे ख्याल से वही है, जब आपका एक बॉलर ऐसे आउट करके दे रहा है तो पूरी टीम एकदम से जेल हो जाती है। शाहजी ने हाँ। जब आप कर रहे थे ना स्टूडियो में आने से पहले, मुझे कहा अवैस मेगा जी कहते हैं कप्तान परफॉर्म कर रहा परफॉर्म है, समझ जाओ प्लीज शाहजी बताएं। अच्छा, ये बातें बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, और मैं ये समझता हूँ कि कामरान गुलाम को न खिलाना और टाइमली न खिलाना, 15 सेंचुरियों के बाद फर्स्ट क्लास में फिर आपने खिलाया तो क्या फ़ायदा हुआ। ये 4 साल पहले कामरान गुलाम खेलना चाहिए था। अगर सीज़न पे सीज़न ये अच्छा करता है, खेलता है, अच्छा रन्स के अंबार लगाता है और इसकी बारी नहीं आती, तो कोई एक और प्लेयर जो है वो एक सीज़न अच्छा कर लेता है, उसको आप टेस्ट कैप दे देते हैं। देखें, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, एक दफ़ा प्रूव किया साजिद ने, 2 दफ़ा प्रूव किया साजिद ने कि वो मैच विनर है। उसकी आप देखें कि उसने 10 से ज़्यादा विकेटें भी टेस्ट में ली हुई हैं एक मैच में, उसको आपने बिल्कुल गायब कर दिया और पता ही नहीं लगा जी किधर गायब है। सब देखें, कमरान गुलाम का तो हर एक कहता था कि क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। और साजिद खान का हम अक्सर ये ज़रूर मेंशन करते थे कि हमें जो नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा स्पिनर है, साजिद खान ही बिल्कुल है। ऐसे ही। लेकिन इसका कोई, मैं कहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या हमारी क्रिकेट में ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती कि चेक करें भाई किसने इन दोनों को नहीं खेलने दिया। अगर आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करें और दूसरा मैच हम जीतने के पोजीशन में आ गए हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ सलमान अली आगा का भी रोल है, लेकिन इन दोनों का भी बहुत बड़ा रोल है। और इन दोनों की वजह से हम इस पोजीशन में हैं कि हम मैच, और दोनों बड़े अरसे बाद, एक तो डेब्यू कर रहा है और दूसरा बड़े अरसे बाद टेस्ट खेल रहे हैं। अब ये कौन करता है, कहाँ से ये सिलेक्शन होती है, कौन से सिलेक्टर फाइनल 11 या टीम का प्रोबेबल लिस्ट जो है वो बनाते हैं, उनको उनके जहन में तो होना चाहिए। और आपने भी जिक्र किया कि उसने खुद बोला कि जब मैं परफॉर्म करता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग गल, और बड़ा ब्लंटली उसने कहा कि कभी मैं परफॉर्म करता हूँ, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होता है, परफॉर्म करता हूँ तो आगे मैं नहीं होता हूँ। कहता है ये जो मैं इशारे करता हूँ तो ये उसको है कि मैं हूँ भाई, मैं हूँ और मेरी एक जगह है और मैं बाप को परफॉर्म करके बता सकता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम जब किसी को रिवार्ड करते हैं ना कोई काम करने में, तो उसको अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए हमें कि भाई आप सिलेक्टर थे, आपको नज़र नहीं आया कि पहले टेस्ट में भी आप इसको खिला देते, विकेट आप और अच्छी बना देते। अब किसी टेस्ट क्रिकेटर को या नए कोई लोग आए, उनकी कहने की वजह से आपने विकेट ऐसी बनाई है, तो हम फिर हमें ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए ना कि क्या वजह अब 10,000 से ज़्यादा रन नहीं होते, 916 से ज़्यादा विकेट्स नहीं ली जाती। आप मौका, जिस तरह आपने कहा, अगर कामरान गुलाम को आज से 4 साल पहले मौका दिया होता तो क्या पता इस वक्त उनके 4-5 हज़ार या 8,000 रन होते इस वक्त। और उन्होंने जो इनिंग खेली है वो कोई फ्लूक में नहीं खेली, बड़ी संभाल के इनिंग खेली है पूरी। आप देखें जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है, डेब्यू पे सेंचुरी की है, बड़ा संभाल के उन्होंने खेला है। इस तरह की बैटिंग चाहिए होती है। एक तो उनका थोड़ी हाइट भी कम है और बहुत कंट्रोल में वो खेलते हैं। अनलकी थे कि वो सेकंड इनिंग में LBW हो गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ऐसे प्लेयर को टाइमली चांस देते हैं ना, तो वो फिर आगे पाकिस्तान के लिए या नेशन के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप कोशिश करें जी, कोई ऐसे लोग हैं जो कोशिश करें जी न खेले, तो इस तरह तो भाई टीमें फिर नहीं बनती ना। जब आप कोई और ऐसा प्लेयर लेके आ जाते हैं उनकी जगह जो बनने वाला नहीं होता, वो आपको टाइम ज़ाया करता है। मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहूँगा, देखें मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज शान मसूद को खड़ा होना चाहिए था, आज खेलना चाहिए था, आज कप्तान लगना चाहिए था कि मैं कप्तान हूँ। चले पहली बारी में स्कोर ना कर सके, हो जाता है, सेकंड बारी में उनको एक चैलेंज उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था और ही शुड हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी बेशी नहीं होनी। लेकिन वो जिस तरह इतना वो वीक खेलते हैं, इतनी उनकी वीक, मैं कहता हूँ कि उनकी जो टेक्निक है, ये तो ज़्यादा उसमें समझते होंगे, उनको आप मतलब है ये नहीं समझ सकते, वो तो किसी वक्त भी आउट हो सकते हैं। और ज़रूर सिलेक्टर को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि डुसाइल पिच पे अगर आप सेंचुरी बना देते हैं जिसमें 800 से ज़्यादा रन स्कोर किया अपोजिशन ने,
तो उसमें अगर आप सेंचुरी बना लेते हैं तो ये नहीं है कि आप मतलब मेरे ख्याल से बेन डकेट की इनिंग बड़ी अच्छी एग्जांपल थी शान के लिए कि वो किस तरीके से किस तरीके से इवन कमरान गुलाम की इनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, और उसको भी एक मॉडल उनके लिए रोल मॉडल था कि आप खड़े हों तो आपको रन्स बनते हैं, आप संभाल के खेलें तो आपको रन्स निकलते हैं आपके, लेकिन वो आज खड़े नहीं हो सके। मुझे अफसोस हुआ कि दोनों इनिंग में फिर फ्लॉप हो गए। जहां ज़रूरत होती है, जहां थोड़ा बहुत जूस होता है, शान मसूद नहीं खेलते, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल। और आप जब ऐसे प्लेयर को आप लेके चलते हैं ना, तो वो लोगों का जो पीछे और होते हैं ना, उनका रास्ता रोकते हैं। अगर टैलेंट आप में नहीं है और आप चलाते हैं, फिर उनका रास्ता रोकते हैं। बिल्कुल जी अवैस। तो दो सवाल जल्दी से आपसे पूछता हूँ, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है। एक तो स्पिनर्स भी मिल गए एकदम से, और मिडल ऑर्डर के बैट्समैन भी मिलना है, बैटर्स भी मिलना शुरू हो गया आपको। देखिए नंबर 4 पोजीशन की अगर बात करूं तो अहमद भाई वन ऑफ द मोस्ट की पोजीशन है किसी भी टीम के अंदर, क्योंकि उस प्लेयर ने बेसिकली आपको एक होता है ना ओपनर जो है वो आपको एक जाल बिछा के देता है। मिडल ऑर्डर हमेशा आपको मैच जितवा के देता है, क्योंकि उसने यहाँ तक मिडल ऑर्डर को काउंटर भी करना है, फिर डाउन दी ऑर्डर अगर जाता है उसको साथ लेके चलना है। कामरान गुलाम खाली नहीं है। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, आपके पास आबिद अली भी था, अनफॉर्चुनेट है कि उसको थोड़ा सा हार्ट वाला इशू हो गया, पहले मैच के अंदर ही सो किया। एक प्लेयर होता था उस्मान खालिद, अगर आपको याद हो, वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर्स, केपी की तरफ से खेलता भी रहा है, शाहजी ने भी अपनों को भी पता होगा, उसने भी सेंचुरी की थी। आज तक वो नज़र आपको नहीं आया। क्यों नजर नहीं उस्मान आता? सलाउद्दीन की बात कर रहे हैं? उस्मान सलाउद्दीन हाँ, की बात उस्मान सलाउद्दीन। मसला कहाँ पर नजर आता है आपको? सारा का सारा इशू ये होता है कि वो प्लेयर्स बेचारे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त जब डोरवे बंद होता है ना, वो 6000 रन कर दे, 10,000 नहीं तो रन ये कर क्यों दे अवैस domestic बंद के क्यों अंदर। होता है? क्या ईगो के मसाइल हैं कि सिलेक्टर कोई ऐसा है कि कह रहा है मेरे से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में ना बन जाए? टीम के साथ मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मौजूद रहे, जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैटर्स रहे, बट क्या उनको नजर नहीं आया कि डोमेस्टिक में यार हमसे बेहतर कोई खिलाड़ी आ गया? ईगो का मसला है। मसला सारा पता है क्या? चीज मैं जरूर यहाँ ऐड करूंगा। देखिए ईगो एक चीज होती है, लॉबी जो होती है ना, वो बहुत डिस्टर्ब की है। शायद ये पाकिस्तान लफ्ज हम कब से बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज तक लॉबी चल रही है। लॉबीज चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, जरूर लॉबीज चल रही हैं कि जी ये इस इलाके का है, ये इस इलाके का है, ये इस इलाके का, इसके पीछे ये प्लेयर हैं, इसके स्पोर्ट में ये प्लेयर हैं, इसके स्पोर्ट में ये लॉबी है। इवन मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट भी बाज़ औक़ात लॉबी का ऐसा बन जाते हैं, और जब वो लॉबी का ऐसा बनते हैं वो ज्यादती करते हैं। बिल्कुल। वो जेन्युइन टैलेंट पे और परफॉर्मर पे जो फील्ड में जाके परफॉर्म करता है उस पर ज्यादती करते हैं, अगर दूसरे का हक मारते हैं, और बिल्कुल। जो नॉन परफॉर्मर को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जरूर साहब, मैं जल्दी से आपसे पूछता हूँ, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है। शान मसूद टेक्निकली क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? टेक्निकल इसलिए सर कि उसके ऊपर प्रेशर है कप्तानी का। मैंने आगे भी कहा था वो कप्तानी नहीं कर सकता, उसको एज ए प्लेयर आप खिलाएं। देखिए अभी जो उनका लेफ्टी खेल रहा है इंग्लैंड का, बेन डकेट जी। वो चल के खेल रहा है। देखिए जैसे कमरान गुलाम है, आपने उसके लेफ्ट बॉल देखे कैसे किए हैं, वो इंग्लैंड के स्टाइल से खेल रहा है। तभी उसने 100 किया, अभी भी वो अच्छा खेल रहा था। अगर वो उसका बॉल अंदर आया है तो ये कोच की नाकामी है कि उसको बताना चाहिए था कि इतना सा बॉल है, इतना फर्क आया उसके बल्ले पे। अगर वो बैट आगे लेके जाता तो कभी आज भी वो 100 करता, जैसे वो खेल रहा था 26 पे खेल रहा था। सिर्फ कोचेस को इन प्लेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और शान मसूद को आज भी मैं कह रहा हूँ उसको कप्तानी से हटा के उसको एज ए प्लेयर खिलाएं, और प्लेयर भी अच्छा है लेकिन उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे पाकिस्तान के टेस्ट मैच पर। पाकिस्तान की 9वीं विकेट जो है वो गिर चुकी है, 9 खिलाड़ी अब पाकिस्तान के आउट हैं। इस पर गुफ्तगू करनी है। लाइव एक्शन आउट हो गए, बेन स्टोक्स ने कैच पकड़ा, और इस तरह सलमान अली आगा की एक शानदार इनिंग्स अपने अख्ताम को पहुंची। बड़े ही नेसेसरी रन्स थे ये जो उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। आप हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और आप इनकी आवाज़ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सुनते भी रहते हैं। एक ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर भी हैं जनाब जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। यार बोला ना कर, आउट करा देता कसम मैच में यार। नहीं, वो ये अवैस बोलना तो आपको नहीं चाहिए फिलहाल। ये जब भी कहता है यहाँ बैटिंग नहीं आती आउट होता। अब मसला ये है, कुछ लोग ऑन पेपर इतने तगड़े हैं, ग्राउंड में नहीं है। कुछ लोग ग्राउंड में तगड़े हैं, ऑन पेपर उनके पास कोई स्ट्रैट नहीं है। अब किस तरह इसको हल किया जाए, ये बड़ा एक मसला है। बट जावेद, एकदम से वो कहते हैं ना, पूरी सिचुएशन ही बदल गई है, माहौल बदल गया। हाँ, वो जज्बात बदल गए और सब कुछ बदल गया। ये एकदम से स्पिनर भी मिल गए, मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्मेंस हो गई। पाकिस्तान ऐसे डोमिनेट कर रहा है टेस्ट क्रिकेट को कि लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं बांग्लादेश के खिलाफ पहले।
अहमद भाई इसी प्लेटफॉर्म से हमने कई मरतबा सीनियर हमारे शाह साहब ने भी कि हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ वो आंख जिसे हम बात करते थे ना अक्सर कि वो आंख देखने वाली, हमारे पास कौन कौन पड़ा हुआ है। कईयों को तो हम ज़ाती पसंद नापसंद पर टीम में शामिल नहीं करते कि जी उस रीजन से, सॉरी टू से, ठीक है, वहाँ से 4 लड़के ऑलरेडी कोटा सिस्टम पे खेल रहे हैं। जो डिजर्विंग प्लेयर है वो किसी भी एरिया से, वो पाकिस्तानी है ना, ठीक है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो सिंध बलूचिस्तान, उन जो डिजर्विंग है, जो परफॉर्मर है। डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक आप लोग हम सब मिलकर इसको नहीं उठाएंगे, इसको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे साथ इसी तरह चलता रहेगा कि हम वाइट बॉल क्रिकेट को रेड बॉल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये तकरीबन 80% हमारी, बल्कि 90% खिलाड़ी सारे जो है वो सारा साल जो है वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, और असल जो क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट जिसकी हम बात करते हैं तो ये रेड बॉल क्रिकेट है। इसके लिए हमारे चंद प्लेयर्स ने भी इनकार कर दिए थे कि मैं जी जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर रेड बॉल के लिए तैयार नहीं हूँ, तो कौन तैयार होगा। अब बात करें स्पिनर आ गए, स्पिनर का मैंने पहले भी जिक्र किया था, खालिद उस्मान का लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर हमें लेफ्ट आर्म अगर हमें नहीं मिल रहा तो हमारे पास कौन है। आसिफ अफरीदी ने सारी ज़िंदगी गुजार दी, अवैस भाई भी जानते हैं, आप सब शाजी भी जानते हैं, उन्होंने KPL भी खेला, वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, हर लीग में, पाकिस्तान की हर लीग में तकरीबन वो खेलते हैं। और बैटिंग, और उस्मान खालिद के ना सिर्फ 311 विकेट है फर्स्ट क्लास में, बल्कि 4000 प्लस उसके रन्स भी है, और उसने KP की कप्तानी भी की और चैंपियन भी बनवाया, ठीक है, रेड बॉल में भी, ठीक है, वाइट बॉल इस कंट्री खेलता रहा, ठीक है, अभी आउट ऑफ कंट्री भी वहाँ भी परफॉर्म करता रहा, और फिर आके उसने प्रेसिडेंट कप उसने भी खेला। और इसके साथ साथ हमारे एक और हीरे ने खेला जिसका नाम स्टेट बैंक से वो खेला है, मोहम्मद अब्बास है, और वो आउट अभी भी फाइनल में, जिस तरह उन्होंने SNGPL को लड़कों को आउट किया है, प्लेयर ऑफ द मैच रहा है फाइनल का, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन है, जहां पर अब्बास खेल रहे हैं वो कौन सी कंडीशन है, और जहां पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है रेड बॉल वो कौन सी कंडीशन है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोगों का तो हम फैसला, हम तो नहीं, खैर जो लोग उस आंखें खोलनी पड़ेगी उनको, हाँ, वो फैसला कर लेते हैं कि इनको नहीं खिलाना। जावेद ने जो बात की है, अगर मैं अब्बास पे आना चाहूँ, एक रीज़न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है कि जी उनकी पेस नहीं है। मुझे एक बात बताएं, पेस नहीं है, लाइन लेंथ स्विंग सारा कुछ है, इन्हीं विकेट्स पे उसने कल आउट किया है, 3 खिलाड़ियों को उसने आउट किया है, ठीक है, स्टोन। अगर आप काउंटी सीजन की बात करें, लीडिंग विकेट टेकर 600 प्लस तो आउट कर चुका है, 700 प्लस आउट कर चुका है, मुझे नहीं पता रीजन क्या है। सबसे बड़ा जो इशू, बड़ा अजीब ये एक रेटरिक है। स्टुअर्ट क्लार्क की कितनी पेस थी, प्रवीण कुमार की कितनी पेस थी, हमारा एक सबसे सिमिलैरिटी थी आपको कि आप भी वैसे आउट हुए, वो भी काउंटी खेले, आप भी काउंटी खेले, सिर्फ वो UAE अंडर 19 नहीं खेले, बस ये रह गया, उसकी गलती है। लेकिन ये था कि उसने जो जिस तरीके से ब्रुक को आउट किया है, दैट मींस कि शार्प टर्न आपका हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें, थोड़ा सा अगर मुझे एक दाद देनी पड़ेगी, हम कप्तानी की बात करें शान मसूद की। अहमद भाई, अगर मैं शान मसूद को ऐसा कैप्टन लूँ और मैं स्टोक्स को ऐसा कैप्टन लूँ, आप स्टोक्स की फील्ड प्लेसमेंट देखो और हर बॉल के बाद उसकी कम्युनिकेशन चेक करो कि प्लेयर्स को किस तरीके से वो कैलकुलेटेड कर रहा था कि यार तुम ऊपर आ जाओ, पीछे जाओ। अच्छा, ये सलमान अली आगा के बारे में थोड़ा सा हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस कप्तानी पे ज़रूर आएंगे। सलमान अली आगा बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि सलमान के करियर के बारे में बहुत से लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनके नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस कितने, बड़ा डिफरेंस डलता है इस चीज़ से। उन्होंने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, और आज यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्लेयर नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं कप्तानी वो क्रैक पड़े और वहीं से बॉल आपका ज़्यादा टर्न होता है, और ज़्यादा टर्न राइट हैंड के लिए ज़्यादा हो रहा है, आपने देखा होगा इसके अंदर। प्लस पॉइंट मुझे क्या लगा था, स्टोक्स की आप स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करें, जब पहले ही जब आप बॉलिंग स्टार्ट की है, या फील्ड प्लेसमेंट चेक करो, वो बार बार प्लेयर्स को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हो ना बैट्समैन को, कभी आप ऊपर लेते हो, कभी आप उसको नीचे प्लेयर को कर रहे हो, फिर अटैकिंग मोड आपने रखा हुआ है। ये होती है हाजिर सर्विस कप्तानी। ठीक है, आपसे बैटिंग में परफॉर्म नहीं हुआ स्टोक्स से, मुझे समझ आती है, लेकिन शान मसूद पे मसला कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है। अगर आप डोमेस्टिक के रन्स देखो उसके उठा के, और बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेला, आपको मानना पड़ेगा, काउंटी के अंदर उसके बहुत ज्यादा रन्स हैं, 13-14 हजार रन। पिछले टेस्ट मैच में तो बहुत अच्छा खेले, पिछले टेस्ट विकेट डिफरेंट था, मैं मानता हूं, लेकिन जब एक प्रेशर एक प्लेयर के ऊपर होगा, देखें मैं इस चीज की दाद दूंगा, यहाँ चाहे वो आप आकिब जावेद भाई का नाम लो कि जिस तरीके से उन्होंने विकेट की बात की, उन्होंने प्लेयर्स की बात की, अपनी जगह, लेकिन कप्तान की भी इनपुट होती है जब टीम की बात होती है। मैं उस दिन भी एक बात कर रहा था कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ऐसा कप्तान फिर आपको, जैसे MS धोनी ने डिसीजंस लिए थे, अपने सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करवाया था। लेकिन अगर एज अ कप्तान अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे स्पिनिंग ट्रैक चाहिए, तो फिर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्पिन पे वीक हूं, फिर मुझे ये भी सोचना है कि भाई मैं भी उसके ऊपर, मैं बात करूं ना अहमद भाई, फिर आपको उस पर ब्रेव डिसीजन क्या लेना था कि यार ये प्लेयर्स को मुझे रेस्ट देना है। मुझे पता है लोग इस चीज पर तनकीद कर रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं देना चाहिए था, यार रेस्ट करना कोई गलत चीज नहीं है, आपका बड़े से बड़ा प्लेयर रेस्ट करता है, आपके नासिर हुसैन भी कह चुके हैं कि रेस्ट इससे पहले उसको देना चाहिए था। हमारे यहाँ कॉमन नहीं है मेरे हमारे यहाँ, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट वाला मामला हमारे यहाँ सोचते हैं कि प्लेयर को आज, क्योंकि आज से पहले आई थिंक शाजी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं कि आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में जिस प्लेयर को रेस्ट कराया गया वो रेस्ट ही हो गया, वो वापसी नहीं हुई उस प्लेयर की। अच्छा, हम आइडियलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, हम समझते हैं कि शायद बाबर जो कभी ड्रॉप नहीं हो सकता, ये गलत बात है।
ये हमेशा देखिए सबसे बड़ी होती है क्रिकेट की अब गेम को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और अगर किसी का थोड़ा वीक एक चल रहा है, थोड़ा सा पेज वीक चल रहा है, तो उसको ज़रूर रेस्ट दें, वो उसको रीग्रुप होने दें, उसको मेंटली स्ट्रांग होने दें, उसको थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, वो दोबारा वापस आ जाएगा। ये नहीं बाबर जैसे प्लेयर के लिए वापसी कोई मसला नहीं है। अब आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वो एक इनिंग वहां जाके अच्छी खेल लेते हैं वाइट बॉल क्रिकेट की, कौन उसको ड्रॉप करेगा? मुझे बताएं ना, आगे टेस्ट आपका जो भी होगा, जिसको भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बाबर फिर इन हो जाएगा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बाज़ औक़ात मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लें। देखिए ये जो क्रिकेट है, जब आप फील्ड में जाते हैं, बैटिंग करने जाते हैं, खासकर बैटिंग करने जाते हैं, तो आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। आपका फोकस फुली फोकस्ड आप होनी चाहिए। आप जब बैट हाथ में पकड़ते हैं और उस क्रीज पे जाते हैं, आपको जो फिजिकली बिल्कुल फिट होना पड़ता है। ये चीज़ें अगर नहीं है, कहीं आगे पीछे हो गई हैं, तो अपने आप को रीग्रुप करें ना। तो वो रीग्रुप करना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ, और बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ, कि हमारा जो फोकस होना चाहिए सिलेक्शन का, वो कोई 12-13 के लिए नहीं होना चाहिए, 25-30 प्लेयर में होना चाहिए। और किसी टाइम भी आप किसी को खिला लें, तब कि जब वक्त आए, कोई ऐसी बात आ जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, किसी की फॉर्म न चले, आपके लिए आसानी हो। और ये चीज़ हमारी क्रिकेट में नहीं है। ये चीज़ हमने पैदा करनी है कि हमने अपना पूल बड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को। एक आध ये नहीं होता कि आप पूरी की पूरी टीम खिला दें। एक आध, मैं तो कहता हूँ कि शान मसूद को भी अगर कप्तान ही है तो उनको भी रेस्ट कर देना चाहिए। किसी टाइम कोई और कप्तानी करे, कोई और आ जाए, नया प्लेयर आ जाए, उसको देखें आप, वो कितना स्ट्रांग है, खड़ा हो सकता है, खेल सकता है। अब अगर देखें, हमने पहले टेस्ट मैच की पिच कैसी बनाई, और पिच पे थोड़ा आ जाते हैं, और दूसरे टेस्ट मैच की पिच कैसी बिल्कुल बनाई। ऑपोजिट। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारे, कि नासिर हुसैन ने भी एक बड़ी मतलब उन्होंने बात की कि हमारी एक जो थिंकिंग है ना और प्लानिंग है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, वो नज़र कम आती है। अब आपको हेड सोचना पड़ता है कि जी अगला टेस्ट है, टीम कौन सी आ रही है, वो कैसे खेल के आ रही है, कैसे मौसम से आ रही है, कितनी अच्छी फास्ट बॉलिंग पे है, स्पिन पे कितनी अच्छी है, लो बाउंस पे खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, ट्रैक जब स्पिन कर रहे हैं खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। अब ये चीज़ें आप निकाल लें तो उस तरीके से आपको पिच बनानी पड़ती है, क्यूरेटर को बताना पड़ता है, और वेल इन टाइम आप तैयार हो उसके लिए। ये नहीं है 3 दिन रह गए तो आपको पता नहीं यार ये टेस्ट की पिच कैसी होनी चाहिए, फिर आप जी रेड़ा बना दें, बिल्कुल रोड बना दें, बिल्कुल जिसमें 850 स्कोर हो जाए। वो इस तरह काम नहीं। मरहूम आसिम भाई याद आ गए, खैर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जो कहते थे आखिरी दिन घास काट देते हैं। ये तो आखिरी दिन घास काट देते हैं। आखिरी दिन तक नहीं पता लगता कि हम पिच कैसी बनाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें आपको 15 दिन पहले पता होनी चाहिए कि इंग्लैंड की टीम आ रही है। देखिए ये शेड्यूल जो होता है वो बहुत पहले का फाइनल हो चुका होता है। इंग्लैंड की टीम आ रही है, वो कैसी पिच पे स्ट्रगल करते हैं, ऐसी पिच पे स्ट्रगल करते हैं जो आपने आज इस सेकंड टेस्ट में दी है, वैसी पिच पे 850 बनाएंगे जो आपने पहले टेस्ट में दी है। बिल्कुल। ये फर्क होता है। और 100 में भी वाज़े फर्क हमें नजर आया। जावेद, परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है, और बात वही है जिस तरह आपने भी निशानदेही कर दी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है। बट अब जिस पोजीशन में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, यहाँ से तो टेस्ट मैच हमारा बनता है, और लगता है ये कि पाकिस्तान डोमिनेट कर जाएगा। देखिए, हम जिस तरह बात कर रहे थे ऑफ भी कि 250 प्लस अवैस भाई वाली बात, 250 में हम जो है ना वो गुड है, वेरी गुड भी कहेंगे। 300 आप समझे कि 300 ही है, 297 का टारगेट है। तो इसमें यह कि क्योंकि हमारे पास एक आमिर जमाल फास्ट बॉलिंग में है, जो कि अभी तकरीबन कोई इतने ज़्यादा फिट दिखाई नहीं दे रहे। लास्ट स्पेल में भी उन्होंने 6 ओवर किए हैं। तो अब तमाम तर दारो मदार जो है साजिद खान पर है, और साजिद खान इस प्रेशर को, इस कंडीशन को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करना भी जानते हैं, क्योंकि 7 विकेट है, ये एक प्लस पॉइंट है। साजिद ने अंडर 13 से स्टार्ट किया परफॉर्मेंस देना पेशावर में, ठीक है। और अभी आपके सामने है कि लास्ट उसके 8 मैचेस हैं, उनके कोई 25 के करीब विकेट्स हैं। बेहतरीन बॉलिंग उनकी जो है वो हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने डोमेस्टिक में भी तीनों फॉर्मेट में, जब उनको बुलाया गया, भी प्रेसिडेंट कप, जब वनडे कप हुआ था अपना चैंपियन वनडे कप फैसलाबाद में, तो फाइनल में उसको बुलाया गया। लेकिन आज ये आधा घंटा 40 मिनट का जो खेल बाकी है तकरीबन, इसमें फील्ड प्लेसमेंट बड़ी मैटर करेगी। कप्तानी का सवाल फिर से आ जाएगा, कप्तान कितनी जल्दी साजिद को यूज करते हैं और क्या फील्डिंग देते हैं उनको आप? वही बेन स्टोक वाली बात कि वो बहुत क्विकली चेंज करते हैं फील्डर्स को, ताकि बैट्समैन जो है वो आपके खिलाफ जो है वो प्लानिंग ना कर सकें। टेस्ट क्रिकेट है, ज़ाहिर कोई बॉलिंग के बॉलर का कोई इतना प्रेशर नहीं है कि मैंने कितनी बॉलें खेल के कितने रन बनाए। सर्वाइव करना है दिन, आज का शाम का जो थर्ड सेशन है इसको फिनिश करना है, ठीक है। इसमें कम से कम हमें 2 से 3 विकेट्स लेना होगी। अब इस वक्त जो कंडीशन है, जो शाम का वक्त है, इसमें बॉल टर्न भी मिलेगा, जो मॉइस्चर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो साजिद ने तो जल्दी आना ही आना है। हो सकता है
2-3 ओवर के बाद उनको यूटिलाइज कराए। अगर आमिर जमाल उस तरह फिट नहीं होंगे, जाहिर एक एंड तो क्योंकि हमारे पास कौन है, जाहिद महमूद है, सलमान अली आगा है, साइम है, ठीक है, साजिद है, और कौन है, आमिर जमाल है। बाकी हमने एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ शायद कि बहुत बड़ी गलती है कि हमने एक फास्ट बॉलर को साथ आमिर जमाल की रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ भी उस तरफ फॉर्म नहीं करते, वो अनफिट थे। फिर पहले टेस्ट में भी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने बॉल से नहीं दिखाई, जिससे जो हम तवक्को करते, जिस तरह बॉल तेज बॉल पेस से बॉल करते थे ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह उन्होंने बॉल किए थे, वो चीज़ पाकिस्तान में उनको दिखाई हमें अभी तक नहीं दी है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। T20 में तो 4 ओवर होते हैं, बॉलर जो है वो। बट बात जावेद वही है कि कंसिस्टेंसी फिर आप कितनी दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि खिलाएं, वो मैं मानता हूँ इंजरी फैक्टर एक आ जाता है, लेकिन बीच में बड़ा ज़रूरी है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से उनको खिला रहे हैं। आपका फेवरेट सवाल पूछ लेता हूँ, फिर जाहिर बात है शो के इख्तिताम को भी जाना है। साइम अयूब के बारे में आपकी क्या राय है, और फिर आज क्योंकि सर्वाइवल मोड की बात करी थी, तो आपको तो पता है पिच पे सर्वाइव कैसे करना है, तो फिर इसको अब कैसे अब इंग्लैंड आज लेकर चलेगा? साइम अयूब या इख्तलाफात नहीं, लेकिन स्टिल मैं आज भी फील करता हूँ, जब हम बात करते हैं ना बाबर आजम की बात, जो प्लेयर्स की बात में कर रहे थे कि हम रेस्ट देने की, साइम अयूब को बहुत ज़्यादा आपने चांस दिया है, पाकिस्तान ने इस पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा की है कि यार नहीं, ही कैन बी अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट वगैरह सारा कुछ है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा लीग क्रिकेट की खुदारा परफॉर्मेंसेस को आप नेशनल टीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिर उस्मान खान जैसा वाला आपका हाल फिर एक होता है। और सवाल की क्या आप- जबरदस्ती नहीं है कि तीनों फॉर्मेट्स खिलाएं, यहाँ ये हुरैरा चीज़ें को खिला के आप उसको वाइट बॉल में ले मैं लें। यही कि देखो हुरैरा की बात करूं, ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है, डबल भी कर चुका है, पिंडी की विकेट 150 भी कर चुका है, उसको इन कंडीशंस का बेहतर पता है। मैं क्यों बार बार जोर देता हूं कि यार आपका जो अनकैप्ड प्लेयर है उसको जब आप अपने होम कंडीशंस पे चांस देते हो वो बेहतर परफॉर्म करता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आता है। क्यों? खेलता रहा इस विकेट के ऊपर। आप ज्यादा करते हो एक लड़के को जाके साउथ अफ्रीका कंडीशन में चांस दो, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर आपके बड़ा सा बड़ा प्लेयर अपना फ्लॉप होता है, ये गलत करते हो। जैसे मूसा खान के साथ आज तक आपने किया है, वापस वो नहीं आया। बहुत से ऐसे आपके पास प्लेयर्स मौजूद होंगे। मसला साइम अयूब का ये कि जब तक वो दिमाग से एक चीज नहीं निकलेगी, देखें टेम्परामेंट की कमी आज भी मैं कहता हूं, उन्होंने पहली इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है, थोड़ा बहुत टेम्परामेंट नजर आ रहा था, अच्छा लेके चल रहा था स्कोर, साथ में कामरान गुलाल। आज भी उन्होंने थोड़ा बहुत 22-23 रन जरूर किए हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं जाके वहां 22-23-25 पे फंसते हैं। क्यों? वैसे अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है, आपने मतलब ये नहीं देखना कि मैं पाकिस्तान के लिए 5-6 महीने 1 साल के लिए ओपनिंग करूं और उसके बाद बहुत से ऐसे नाम हैं जो नज़र भी नहीं आए पाकिस्तान क्रिकेट में। इमरान बट भी रिसेंटली आए थे, आपको याद होगा। आपने बड़ा प्लेयर बनना है, उसके लिए आपको बड़े रन्स करने पड़ेंगे। देखें जब तक आप, मैं बताया ना, जब तक आपके जहन में ये चीज़ नहीं निकलेगी ना कि यार लीग क्रिकेट है मेरे बचाव के लिए, लॉन्गर फॉर्मेट पे देखी जाएगी, तो आप बचते रहोगे। क्यों? आपको पता है कि आपने जब तक लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर आपको समझ नहीं आएगी ना कि 50 को मैंने 100 को 150 कैसे करना है, आप कभी सर्वाइव नहीं करोगे। और जो क्रिकेट आजकल चल रही है, जो आप साजिद की बात, मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान ये चैलेंजिंग पोजीशन है, 260-270 आपने किया है। आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एनालिस्ट बाहर बैठे होते हैं ना, वो खामखा नहीं बैठे होते, वो काम करने के लिए बैठा होता है, पकड़ता है वो प्लेयर को कि यार यहाँ से टर्निंग ट्रैक है, यहाँ पर क्रैक पे ज्यादा बॉल कर रहा है, इसको थोड़ा संभाल के रखना। Neutralize कैसे आज करना आप देखना बैट्समैन अपनी फुटवर्क भी चेंज करेगा, जिस तरीके से खड़ा होता है वो चेंज करेगा अपने आप। बिल्कुल, इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज है, इसमें जरा सा पेस ज्यादा है, तो उसको मेरा ख्याल है यूटिलाइज करके ये विकेट्स लेना चाह रहे हैं, और होपफुली पाकिस्तान विकेट ले भी लेगा इस शाम को। लेकिन असल में पाकिस्तान को प्रेशर रखना है इस गेम में, अगर पाकिस्तान को जीतना है। देखें मैच का डिसीजन तो कल होना है, और पाकिस्तान को इस तरह ही प्रेशर रखना है जिस तरह पाकिस्तान ने पहली इनिंग में इंग्लैंड के बैट्समैन पर प्रेशर रखा। अच्छी फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी जो कप्तानी बहुत ज़रूरी है, और बॉलिंग चेंजेस, किस टाइम कौन सी बॉलिंग चेंज करनी है, किसको लेके आना है, किस एंड से लेके आना है, और कहाँ पे प्रेशर रखना है, क्लोजिंग फील्डर कितने रखने हैं, और कहाँ पे इनको जो खासकर प्लेयर टू प्लेयर जिस साइकी है उसको समझ। आपका क्या, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक्शन जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। पाकिस्तान ने पहली विकेट की कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है, और उम्मीद यही है कि आज क्लोज ऑफ प्ले से पहले मैक्सिमम विकेट्स लेकर कल ही इस टेस्ट मैच को हम रैप अप कर सकते हैं। तो यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।